जिसे लोग कमजोर और गरीब समझते थे, वही कॉलेज का मालिक निकला। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है दिल्ली की, जहां दो दुनियाएं एक दूसरे से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर रहती है। एक दुनिया में बड़े बड़े शोरूम हैं, चमकती सड़कें हैं और गार्ड वाले बंगले हैं। दूसरी दुनिया में लोग सुबह 4 बजे उठकर रोजी रोटी की तलाश में निकल पड़ते हैं। इन्हीं दो दुनियाओं के बीच खड़ा था प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। शीशे की दीवारें, बड़े बड़े बैनर, गेट के बाहर लंबी कारों की कतार और अंदर अहंकार की एक अलग ही भाषा। यह कॉलेज पढ़ाई के लिए नहीं, रुतबे के लिए जाना जाता था। यहां दाखिला सिर्फ काबिलियत पर नहीं, बाप की जेब की गहराई पर भी निर्भर था। जो पैसे वाले थे वो मुस्कुराते हुए अंदर जाते थे, जो नहीं थे वो गेट पर ही सिकुड़ जाते थे। उस सोमवार की सुबह जब कॉलेज का नया सेशन शुरू हुआ, गेट के बाहर BMW और मर्सिडीज की लंबी कतार थी। हर गाड़ी से एक नया चेहरा उतरता था, महंगे कपड़े, बड़े ब्रांड, और आंखों में ये यकीन की दुनिया उनके इर्द गिर्द घूमती है। इसी भीड़ के बीच एक मेट्रो से उतरकर एक लड़का पैदल चलता हुआ कॉलेज गेट तक पहुंचा। फटे नहीं, लेकिन सादे कपड़े, कंधे पर एक पुराना बैग जिसकी एक जिप टूटी हुई थी, पैरों में एक जोड़ी साधारण चप्पलें। उसके हाथ में एक कागज था, मेरिट स्कॉलरशिप का लेटर। उसने कॉलेज के ऊंचे गेट को एक नजर देखा, हल्का रुका, फिर बिना कुछ सोचे अंदर चल दिया। नाम था उसका रोहन त्रिपाठी। एडमिशन काउंटर पर एक महिला क्लर्क बैठी थी। उसने ऊपर से नीचे देखा, जैसे इंसान को नहीं, किसी चीज को परख रही हो। नाम रोहन त्रिपाठी। फीस की रसीद? मेरिट स्कॉलरशिप है मैम। क्लर्क ने होंठ दबाए, आंखें संकरी हुई। पीछे खड़े कुछ बच्चे धीरे धीरे हंसने लगे। उनमें सबसे आगे था कार्तिक ओबेरॉय, दिल्ली के एक बड़े बिल्डर का बेटा। 3 देशों में घूम चुका था, लेकिन खुद की सोच अभी भी एक संकरी गली जितनी थी। उसने अपनी दोस्त से धीरे से कहा, अरे यार, ये यहां क्या करेगा? इसे तो पहले खुद की जिप ठीक करवानी चाहिए। ठहाका लगा। रोहन ने सुना, पलके एक बार झपकाई और चुप रहा। सेक्शन में रोहन जब पहुंचा तो क्लास पहले से आधी भर चुकी थी। उसने एक खाली सीट की तरफ कदम बढ़ाए। कार्तिक वहां पहले से बैठा था। उसने बैग उस सीट पर रख दिया। सॉरी, ये रिजर्व्ड है। चारों तरफ हंसी। रोहन ने चारों ओर देखा, कई सीटें खाली थी। फिर भी उसने एक शब्द नहीं कहा, बस मुड़ा और पीछे चला गया। आखिरी बेंच, खिड़की के पास। दिल्ली की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने किताब खोली और पढ़ने लगा। प्रोफेसर शर्मा जब आए तो उन्होंने सबका परिचय लिया। जब रोहन की बारी आई, कार्तिक ने फिर आवाज लगाई, सर, इसका यहां बैठाना ठीक नहीं है। हम एक लेवल मेंटेन करते हैं। कुछ बच्चे हंसे। प्रोफेसर शर्मा ने चश्मे के ऊपर से कार्तिक को देखा, कुछ नहीं बोले। रोहन ने भी कुछ नहीं कहा, बस किताब के पन्ने पर नजर टिकाए रखी। उस दिन लंच ब्रेक में कैंटीन शोर से भरी थी। रोहन ट्रे लेकर एक कोने में बैठने ही वाला था कि कार्तिक का पूरा ग्रुप वहां पहुंचा। कार्तिक ने उसकी थाली की तरफ देखा और ऊंची आवाज में बोला, अरे वाह, आज भी दाल रोटी? चलो कम से कम खाना तो है। लड़कियां हंस पड़ी। किसी ने कहा, स्कॉलरशिप वालों को अकेले खाने की आदत होनी चाहिए। रोहन ने सिर झुकाया, चुपचाप खाता रहा। जाते जाते कार्तिक ने कहा, इतना ही शौक था पढ़ने का तो किसी सरकारी कॉलेज में जाना था। रोहन ने एक बार भी पलटकर नहीं देखा। उस रात हॉस्टल के सबसे छोटे कमरे में रोहन अकेला बैठा था। एक टूटी खिड़की, एक पुराना पंखा जो घर घर की आवाज करता था, और दीवार पर किसी पुराने छात्र के हाथ से लिखे शब्द, मेहनत झूठ नहीं बोलती। रोहन ने लैपटॉप खोला। स्क्रीन पर एक फाइल थी, प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ओरिजिनल ट्रस्ट डीड, फाउंडर डॉक्यूमेंट्स। उसने कुछ देर उसे देखा, फिर फाइल बंद कर दी।
खिड़की के बाहर दिल्ली की रोशनी थी। उसने धीरे से कहा, अभी नहीं, थोड़ा और सहना है। हफ्ते बीतते गए। कार्तिक ओबेरॉय का एजेंडा एकदम साफ था, रोहन को तोड़ना। क्लास में जब भी रोहन जवाब देने के लिए हाथ उठाता, कार्तिक बीच में कुछ न कुछ बोल देता। सर, स्कॉलरशिप वाले ज्यादा बोले तो असली पढ़ाई रुक जाती है। पूरी क्लास हंस देती। प्रोफेसर कभी कभी चुप रह जाते, क्योंकि कार्तिक के पिता ट्रस्ट बोर्ड में थे और सब जानते थे इस कॉलेज में पैसा बोलता है। ग्रुप प्रोजेक्ट आया तो कार्तिक ने अपने 4 दोस्त चुन लिए। रोहन अकेला रह गया। प्रोफेसर ने पूछा, रोहन, ग्रुप? कार्तिक ने बीच में कहा, सर, ये अकेला ही बेहतर है, हम रिस्क नहीं ले सकते। रोहन ने चुपचाप सिर हिलाया। उस दिन रोहन को एक बात समझ आई, सिस्टम भी कभी कभी घमंड के आगे झुक जाता है, लेकिन वो नहीं झुकेगा। कार्तिक को एक बात परेशान करने लगी थी। रोहन टूट नहीं रहा था, रो नहीं रहा था, जवाब नहीं दे रहा था, और यही बात से कार्तिक को रात में नींद नहीं आती थी। उसने अपने दोस्त से कहा, या तो ये झुकेगा या कॉलेज छोड़ेगा। उसने ठान लिया, अब सिर्फ अपमान काफी नहीं, रोहन को बाहर करना होगा। इकोनॉमिक्स की क्लास में प्रोफेसर ने एक केस स्टडी रखी। एक बड़ी कंपनी के डूबने की वजह क्या थी? पूरे 20 मिनट तक किसी के पास ढंग का जवाब नहीं आया। फिर रोहन ने हाथ उठाया। क्लास में एक पल के लिए सन्नाटा छाया। प्रोफेसर ने इशारा किया। रोहन खड़ा हुआ और बोलने लगा। उसने कंपनी के नेतृत्व की गलत प्राथमिकताओं, बाजार की लगातार अनदेखी और अहंकार से भरे फैसलों का इतना गहरा और सटीक निरीक्षण किया कि पूरी क्लास एकटक सुनती रही। प्रोफेसर ने चश्मा उतारा और धीरे से कहा, बिल्कुल सही, यही जवाब मैं सुनना चाहता था। कार्तिक की आंखों में पहली बार जलन थी, साफ, तीखी जलन। प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के दिन कार्तिक के ग्रुप का काम चमक दमक से भरा था। बड़ी स्लाइड्स, महंगा डिजाइन, लेकिन अंदर से खोखला। रोहन की प्रेजेंटेशन साधारण थी, सादी स्लाइड्स, कोई चमक नहीं। लेकिन जब वो बोलने लगा तो पूरा हॉल शांत हो गया। उसके हर शब्द में जमीनी सच्चाई थी, हर आंकड़े के पीछे एक कहानी थी। प्रोफेसर ने कहा, इस पूरे बैच में सबसे मजबूत एनालिसिस। कार्तिक के चेहरे पर पहली बार झटके का भाव था। उस दिन के बाद कार्तिक और ज्यादा खतरनाक हो गया। उसने प्लेसमेंट सेल में काम करने वाले एक परिचित से बात की। बस इतना दिखना चाहिए कि रोहन ने इंटरनल डेटा लीक किया। कुछ दिनों बाद नोटिस बोर्ड पर लाल अक्षरों में लिखा था, इंटरनल प्लेसमेंट डेटा लीक, इन्वेस्टिगेशन अंडरवे, सस्पेक्टेड रोहन त्रिपाठी। भीड़ जमा हो गई, फुसफुसाहट शुरू हुई। गरीब था तो चोरी करेगा ही, स्कॉलरशिप का यही हश्र होता है। रोहन भीड़ के बीच खड़ा था। उसका चेहरा पत्थर जैसा शांत था, लेकिन आंखें सब देख रही थी। रोहन को प्रिंसिपल मिश्रा के ऑफिस बुलाया गया। ऐसी की ठंडी हवा थी, लेकिन कमरे का माहौल और भी ठंडा था। प्रिंसिपल बोले, ये आरोप बेहद गंभीर है। रोहन ने शांत आवाज में कहा, सर, मैंने कुछ नहीं किया, जांच होगी। प्रिंसिपल ने कहा, तब तक तुम्हें कॉलेज के किसी भी ऑफिशियल इवेंट में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं। बाहर कॉरिडोर में कार्तिक खड़ा था, होठों पर घमंड की मुस्कान। उसे लगा, एक झटका और ये लड़का टूट जाएगा। उस रात रोहन ने मां को फोन किया। मां की आवाज पहले ही कपती हुई आई, जैसे उन्हें पहले से पता था। बेटा, सब ठीक है? रोहन ने एक पल रुककर कहा, मां, जब सच सामने आने वाला होता है तो पहले अंधेरा और घना हो जाता है। मां चुप रही। थोड़ी देर बाद बोली, तू गलत नहीं है तो डर मत, और बेटा, कभी उनके जैसा मत बनना। रोहन की आंखें भर आई। उसने फोन रखा, लैपटॉप खोला, वही फाइल, प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ट्रस्ट डीड। इस बार उसने फाइल खोली, पढ़ी, बंद की और खुद से कहा, अब वक्त आ गया है। एटी टीम ने जांच की।
डेटा लीक रोहन के अकाउंट से नहीं, एक गेस्ट लॉगिन से हुआ था। वो लॉगिन कार्तिक के करीबी दोस्त का था। टाइम स्टैम्प साफ था, आईपी एड्रेस दर्ज था, सब कुछ रिकॉर्ड में था। रिपोर्ट तैयार हो गई, लेकिन अभी सार्वजनिक नहीं हुई थी। कार्तिक को कहीं से भनक लग गई। वो प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा। सर, इतनी देर क्यों लग रही है? उसकी आवाज में पुराना रुतबा था, लेकिन आंखों में पहली बार हल्की घबराहट थी। प्रिंसिपल ने कड़ी नजर से देखा और कहा, जांच में धैर्य चाहिए। उसी दिन कॉरिडोर में दोनों आमने सामने हो गए। कार्तिक ने दांत भींचकर कहा, ज्यादा साफ बनने की कोशिश मत कर, ये कॉलेज तुझे निगल जाएगा। रोहन ने सीधे उसकी आंखों में देखा, बिना झिझक, बिना डर। शांत स्वर में बोला, कॉलेज नहीं, सच। कार्तिक ने पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं देखा, और यही सबसे बड़ा झटका था। तभी कॉलेज में बड़े बड़े पोस्टर लगे, प्रेस्टीज एनुअल कन्वेंशन, स्पेशल प्रेजेंस, फाउंडर एंड ट्रस्ट बोर्ड। पूरे कॉलेज में हलचल मच गई। स्टूडेंट्स अंदाजे लगाने लगे, मालिक कैसा होगा, कितना बड़ा आदमी होगा। कार्तिक बड़े आत्मविश्वास से घूम रहा था। उसके पिता ट्रस्ट बोर्ड में थे। उसे यकीन था आज की रात उसकी है। रोहन भीड़ में कहीं चुपचाप था। उसकी जेब में एक पेन ड्राइव थी और मन में वो सब कुछ था जो वो महीनों से अपने अंदर समेटे चल रहा था। कन्वेंशन हॉल खचाखच भरा था। लेड स्क्रीन, स्पॉटलाइट, मीडिया के कैमरे सब तैयार थे। ट्रस्ट बोर्ड के सदस्य एक एक कर मंच पर आ गए, कार्तिक के पिता भी। कार्तिक अगली पंक्ति में बैठा था, हाथ में पानी की बोतल, चेहरे पर रौनक। एंकर ने माइक उठाया, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू प्रेस्टीज कन्वेंशन। और अब जिनका हम सभी को इंतजार है, हमारे संस्थान के संस्थापक, जिनका नाम इस कॉलेज की नींव में लिखा है। हॉल के पिछले दरवाजे से एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग आए, आंखों में वर्षों का अनुभव और एक अजीब गहराई। वे थे देवेंद्र त्रिपाठी, प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट के असली संस्थापक और मालिक। तालियां गूंज उठीं, लेकिन तालियां अभी रुकी नहीं थी कि उनके पीछे एक और चेहरा आया। सादी शर्ट, वही पुराना बैग, वही शांत आंखें। रोहन। एक पल के लिए पूरा हॉल जम गया। फिर फुसफुसा फटी, ये तो वही है, स्कॉलरशिप वाला। ये यहां कैसे पहुंचा? कार्तिक का रंग उड़ गया। पानी की बोतल थामा हाथ कांप गया। एंकर ने घबराकर पूछा, सर ये? देवेंद्र त्रिपाठी ने माइक लिया। उनकी आवाज भारी थी, लेकिन हर शब्द साफ था। ये मेरा बेटा है, रोहन त्रिपाठी, और इस संस्थान का अगला उत्तराधिकारी। हॉल स्तब्ध था। कैमरे रोहन पर आ गए। कार्तिक की सांस जैसे रुक गई। उसके पिता की आंखें नीचे हो गई। रोहन मंच पर आया। उसने माइक पकड़ा। आवाज कापी नहीं। मैं पिछले 1 साल से इस कॉलेज में एक साधारण छात्र की तरह रहा। साधारण बैग, साधारण कपड़े, आखिरी बेंच। मैं जानना चाहता था, ये संस्थान इंसान तैयार करता है या सिर्फ रुतबा? मेरे पिता ने ये कॉलेज इसलिए नहीं बनाया था कि यहां गरीब बच्चों को उनकी चप्पल और बैग से तोला जाए। उसकी नजर सीधे कार्तिक पर गई। कार्तिक नजर नहीं मिला पाया। रोहन ने जेब से पेन ड्राइव निकाली। मुझ पर डेटा लीक का झूठा आरोप लगाया गया। ये रही एटी टीम की पूरी जांच रिपोर्ट। स्क्रीन पर दस्तावेज खुले, टाइम स्टैंप, आईपी एड्रेस और वो नाम, कार्तिक के दोस्त का। हॉल में सांस रुक गई। कार्तिक उठा। ये झूठ है। उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन उसके पिता की आंखें अब भी नीचे थी। देवेंद्र त्रिपाठी आगे आए। उन्होंने कार्तिक के पिता को देखा। आपके बेटे ने सिर्फ एक छात्र को नहीं, इस संस्थान की आत्मा को चोट पहुंचाई है। कार्तिक के पिता ने कांपती आवाज में कहा, गलती उसकी परवरिश में भी हुई, मैं जिम्मेदार हूं। कार्तिक की आंखों में पहली बार आंसू थे, शर्म के आंसू। पहली बार उसे एहसास हुआ कि घमंड और इज्जत एक चीज नहीं होती। देवेंद्र त्रिपाठी माइक पर लौटे।
उनकी आवाज अब और भारी थी। आज मैं इस संस्थान के इतिहास का सबसे जरूरी फैसला सुना रहा हूं। कार्तिक ओबेरॉय को एक सेमेस्टर के लिए निलंबित किया जाता है। इस दौरान वो उन बच्चों के साथ काम करेगा जिन्हें वो गरीब समझता था। सरकारी स्कूलों में, उन बस्तियों में जहां से रोहन जैसे बच्चे उठकर यहां तक पहुंचते हैं। हॉल में पहले सन्नाटा, फिर धीरे धीरे तालियां। देवेंद्र त्रिपाठी ने रोहन की तरफ मुड़कर कहा, बेटा, तुम चाहते तो पहले दिन ही सब उजागर कर सकते थे। रोहन ने शांति से जवाब दिया, अगर पहले दिन बोल देता तो ये सिर्फ मेरी जीत होती। आज ये सबका सबक है। हॉल देर तक तालियों से गूंजता रहा। अगले हफ्ते कॉलेज में नए नोटिस लगे। नो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी, स्कॉलरशिप छात्रों के लिए बराबरी का सम्मान, लिखित नीति, किसी भी तरह के अपमान पर सख्त कार्रवाई। क्लासरूम में अब कोई रिजर्व सीट नहीं थी। आखिरी बेंच अब खाली नहीं रहती थी। रोहन वहां बैठता था और अब बच्चे खुद उसके पास बैठने आते थे। कार्तिक को एक सरकारी स्कूल में सेवा करनी पड़ी। पहली बार उसने वो कपड़े पहने जो दिखाने के लिए नहीं, पहनने के लिए थे। पहले दिन बच्चों ने उसे अजीब नजरों से देखा। एक छोटे लड़के ने पूछा, भैया, आप उदास क्यों हो? कार्तिक के पास कोई जवाब नहीं था। उस दिन उसने पहली बार खुद को देखा, बिना किसी आईने के, बिना किसी ब्रांड के, और जो उसे दिखा वो उसे पसंद नहीं आया। सेमेस्टर खत्म होने पर कार्तिक कॉलेज लौटा। वो बदला हुआ था। रोहन लाइब्रेरी में बैठा था, वही आखिरी कोना। कार्तिक पास आया, काफी देर चुप रहा, जैसे शब्द मिल नहीं रहे थे। फिर बोला, मैं माफी मांगने नहीं आया, क्योंकि माफी बहुत छोटी चीज है उस सब के लिए जो मैंने तुम्हारे साथ किया। रोहन ने किताब से नजर उठाई तो कार्तिक ने कहा, मैं ये कहने आया हूं कि तुमने मुझे तोड़ा नहीं, बनाया। रोहन ने हल्की मुस्कान दी, यही काफी है। अगले दिन एक अखबार में छपा प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट, जहां अब हैसियत नहीं, हिम्मत पास होती है। और नीचे एक छोटी सी लाइन, एक चुप्पी ने एक पूरी व्यवस्था बदल दी। रोहन त्रिपाठी आज भी वही सादे कपड़े पहनता है, वही पुरानी चप्पलें, लेकिन अब कॉलेज में कोई उसे देखकर उसकी औकात नहीं पूछता, क्योंकि सब जान चुके हैं औकात जूतों की चमक से नहीं, सोच की गहराई से तय होती है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि इस कहानी को आप किस शहर या गांव से देख रहे हैं। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।